चैप्टर्स 1297, 1298, 1299, 1300 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1297 डिविनेशन टॉर्टस शेल इमॉर्टल गु फैंग युआन को रोशनी की जरूरत थी। उसने पहले अरोरा लाइट का इस्तेमाल किया था। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर में अरोरा लाइट बढ़ाने के लिए ढेर सारे डैजलिंग लाइट गु खरीदे थे। अरोरा लाइट जितनी तेज होती उतने हाई ज्यादा फ्लोइंग लाइट फ्रूट्स बनते और रैंक 8 एटीट्यूड गु इन्हीं फलों को खाता था। लाइट शाइन फंगस एक तरह का डेसोलेट प्लांट था जो रोशनी देता था, लेकिन वो मल्टी कलर्ड अरोरा लाइट जैसी नहीं थी। पर यह कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो आसानी से चीजों को अपने हिसाब से ढालने में माहिर होते हैं। इस दुनिया में पौधों को मॉडिफाई करने और ग्राफ्ट करने के तरीके थे। वुडपाथ गु इमॉर्टल्स इस काम में उस्ताद थे। हर पद की अपनी खासियत होती है और वुडपाथ गु इमॉर्टल्स अक्सर इमॉर्टल एपर्चर्स मैनेज करने में काफी स्किल्ड होते थे। इसलिए अगर फैंग युआन लाइट शाइन फंगी लगाता तो फ्यूचर में वो उन्हें वुडपाथ तरीकों से मॉडिफाई करके अरोरा लाइट शाइन फंगी में बदल सकता था। यह पॉसिबल था। एटीट्यूड गु के अलावा विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गु भी था। विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गु मल्टीकलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स को खाता था। अगर फैंग युआन बड़े पैमाने पर मल्टीकलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स उगाना चाहता तो यूज 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती। रोशनी, मीठी खुशबू और पल्स ऑयल। बाद की 2 चीजें तो आसान थी, लेकिन रोशनी का इंतजाम मुश्किल था। फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में लाइट पाथ डाउ मार्क्स द और उसने एक लाइट पाथ ब्लेस्ड लैंड भी हड़प लिया था, लेकिन यह फैंग युआन के गोल से अभी भी बहुत दूर था। अगर वो लाइट शाइन फंगी का इस्तेमाल करता तो वो मल्टीकलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स की मास प्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। लेकिन इसमें एक अनसर्टेनिटी थी। लाइट शाइन फंगी गहरे समुंदर में यूजीटी द क्या वो दूसरे माहौल में जिंदा रह पाते? ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आखिरकार लाइट शाइन फंगस एक डेसोलेट प्लांट है। अरोरा लाइट्स को छोड़ भी दें तो मैंने पहले ल्यू ट्राइब का जड़े लाइट पिट लूटा था, मुझे काफी रिप्लेनिशमेंट मिला था। भले ही मैं अभी तक जरूरी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा हूं, पर मैं करीब हूं। लेकिन मल्टीकलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स की बात अलग है, उनका स्केल आदर्श से बहुत दूर है। मेरे पास अभी बहुत कम लाइट पाथ डाउ मार्क्स हैं और मेरे सारे लाइट पाथ डाउ मार्क्स मल्टीकलर्ड ओवरलॉर्ड फ्लावर्स पर आके गैदर नहीं हो सकते। मेरे दूसरे जीव जंतुओं को भी रोशनी की जरूरत है। ओह हाँ, मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स हैं, जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें टेम्पररी तौर पर लाइट पाथ डाउ मार्क्स में बदल सकता हूं। जब फैंग युआन सोच ही रहा था, टोंग हुआ बोली, मैं इन डेसोलेट प्लांट लाइट शाइन फंगी को स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट्स के बदले ट्रेड करने को तैयार हूं, 3 चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, एक गु इमॉर्टल ने जवाब दिया, स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट्स, मेरे पास कुछ हैं। तुम्हें वाटर एलिफेंट्स के कितने स्टोरी चाहिए? स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट्स ईस्टर्न सी में एक खास किस्म के जानवर थे। उनके अलग अलग साइज होते द सफेद दांत और नीली खाल। एक स्टोरी बिल्डिंग वाले वाटर एलिफेंट्स नाव जैसे होते थे और उनकी पीठ पर इमारतों जैसा नीला जेड एक्सोस्केलेटन होता था। 2 स्टोरी बिल्डिंग वाले वाटर एलिफेंट्स बड़े होते द उनकी पीठ पर 2 मंजिला नीला जेड एक्सोस्केलेटन होता था। उसी तरह 6 स्टोरी बिल्डिंग वाले वाटर एलिफेंट्स की पीठ चौड़ी होती थी और वो बड़ी नावों जैसे दिखते थे। वो डेसोलेट बीस्ट्स थे। 7 स्टोरी वाले एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स द और 8 स्टोरी वाले इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स जो बेहद रेयर थे। 9 स्टोरी वाले वाटर एलिफेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। चाहे जानवर हो या पौधे या फिर वेरिएंट ह्यूमंस, उनके रैंक 9 वर्जन्स नहीं थे। इंसानों में सिर्फ 10 ही ऐसे द रैंक 9 गु वेनरेबल्स, वो सभी जीवों में यूनिक थे। टोंग हुआ ने अपने लाइट शाइन फंगी का स्केल दिखाया और गु इमॉर्टल्स को बताया कि यूज कुल मिलाकर 3-6 स्टोरी वाले वाटर एलिफेंट्स चाहिए। ये महंगा नहीं था, बिल्कुल स्टैंडर्ड रेट था। लेकिन यूएस गु इमॉर्टल ने तेवर चढ़ाए, मेरे पास सिर्फ एक 6 स्टोरी वाला वाटर एलिफेंट है, लाइट शाइन फंगी को बांटा जा सकता है, क्या तुम ट्रेड करना चाहोगी? टोंग हुआ हिचकिचाई। हो सकता है वो सच ना बोल रहा हो। सोचने के बाद टोंग हुआ ने हाँ में सिर हिलाया, तो ठीक है, ट्रेड कर लेते हैं। इस तरह पहला सौदा तय हो गया, दोनों तरफ से जल्दी से ट्रांजैक्शन हो गया। मुझे कुछ लाइट शाइन फंगी चाहिए, लेकिन मेरे पास स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट्स नहीं हैं, क्या आप इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स एक्सेप्ट करेंगी? फैंग युआन ने पूछा। टोंग हुआ ने ना में सिर हिलाया, लेकिन उसने उस पूरी तरह माना नहीं किया। अगर स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लाइट शाइन फंगी ट्रेजर येलो हेवन में बिकेंगे, तुम तब वहां से खरीद सकते हो। असल में ईस्टर्न सी में ZYA डटार वाटर पाथ गु इमॉर्टल्स थे।
और लाइट शाइन फंगी ईस्टर्न सी गू इमोटल्स को बहुत सूट करते थे। जैसे वो ये है, उसका इमोटल एपर्चर एक समुंदर था। टोंग हुआ तो बस इस नई खोज से पानी चेक कर रही थी, देख रही थी कि क्या इससे उस कुछ फायदा हो सकता है। जहां तक इमोटल एसेंस स्टोन्स के लिए बेचने की बात थी, टोंग हुआ वो नहीं चाहती थी, क्योंकि यूज मार्केट प्राइस नहीं पता था। ये एक नई चीज थी, वो इसे पहली बार बेच रही थी। टोंग हुआ को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उस इससे काफी उम्मीदें थी। इसलिए उसने बिना हिचकिचाए फैंग युआन को माना कर दिया। क्या पता ये लाइट शाइन फंगस ट्रेजर येलो हेवन में बहुत पॉपुलर हो जाए, तो अभी बेचने पर उस घाटा नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत महंगा बेचती, तो सामने वाला ट्रेड हाई नहीं करता। ट्रेजर येलो हेवन इसके लिए सबसे अच्छी जगह थी। टोंग हुआ बेचना नहीं चाहती थी, फैंग युआन लाचार था, लेकिन वो उसकी मजबूरी समझ रहा था। ये एक नया दसलत प्लांट था, वो बाद में इसकी कीमत बढ़ाने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल कर सकती थी। भले ही इस दुनिया की इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं थी, गू इमोटल्स चालाक लोग थे, वो जानते थे कि दाम कैसे बढ़ाए जाते हैं। खासकर ये लाइट शाइन फंगस दुनिया में अभी सिर्फ टोंग हुआ के पास था। अगर फैंग युआन होता, तो वो भी शुरुआत में इसकी कीमत बढ़ाकर मोटा मुनाफा कमाता। यह लाइट शाइन फंगस सिर्फ एक रैंक 6 डेसिलेट प्लांट था। एक बार जब ये मार्केट में कुछ टाइम के लिए आ जाता, लोग इस पर रिसर्च करते और टोंग हुआ की मोनोपोली खत्म हो जाती। आखिरकार ईस्टर्न सी इतना बड़ा था, लाइट शाइन फंगी सिर्फ एक जगह पर तो नहीं उगते होंगे। गू इमोटल्स कुछ रिसर्च के बाद लाइट शाइन फंगी को ढूंढने का तरीका बना सकते थे। उससे लाइट शाइन फंगी की सप्लाई अचानक बढ़ जाती। ये देखकर कि और कोई इंटरेस्टेड नहीं है, टोंग हुआ नीचे उतर गई। इसके बाद दूसरा गू इमोटल प्लेटफॉर्म पर चला गया। यह ट्रेडिंग कन्वेंशन का नियम था। हर राउंड में गू इमोटल्स पहले से तय किए गए ऑर्डर में ऊपर जाते। वो हर राउंड में सिर्फ एक रिसोर्स ही पेश कर सकते थे। इससे अपेक्षाकृत निष्पक्षता बनी रहती थी। जहां तक फैंग युआन का सवाल था, एक नए जुड़े सदस्य के रूप में वो भी ले दे कर सकता था और प्लेटफॉर्म पर जा सकता था, लेकिन वो आखिरी इंसान था। यह मैरो सकिंग स्टोन है, रैंक 7 इमोटल मटेरियल। मुझे कुछ 1000 साल पुरानी फ्लोटिंग वुड चाहिए। जो गू इमोटल ऊपर गया था उसने जल्दी से अपनी बात रखी, अपने आइटम के बारे में समझाते हुए। जैसे ही उसने ये कहा, उसने यूज डिस्प्ले किया। यह मैरो सकिंग स्टोन काला था और समुंदर के किनारे पड़े एक आम पत्थर जैसा दिखता था। लेकिन असल में जैसे ही कोई ऐसा जीव जिसके हड्डियों में मैरो हो इसके पास आता, वो अंदर खींच लिया जाता। इसलिए मैरो सकिंग स्टोन को शैतानी पत्थर के नाम से जाना जाता था। शैतानी पत्थर, ये नाम मरमैन ने रखा था। मरमैन एक तरह के वेरिएंट ह्यूमन द दुनिया के ZYA डटार मरमैन ईस्टर्न सी में रहते थे। मरमैन पानी के अंदर रह सकते थे और सांस ले सकते थे। जब उनका सामना मैरो सकिंग स्टोन से होता, उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए वो उनसे डरते थे और उन्हें शैतानी पत्थर कहते थे। ईस्टर्न सी के इतिहास में कुछ मरमैन ट्राइब्स इन शैतानी पत्थरों को देवता मानकर पूजते थे। लेकिन गू इमोटल्स के लिए यह मैरो सकिंग स्टोन सिर्फ एक इमोटल मटेरियल था। ये ट्रांजैक्शन भी सफल रहा। 1000 साल पुरानी फ्लोटिंग वुड मार्केट में भले हाई रेयर हो, लेकिन यहाँ के गू इमोटल्स सभी अमीर द वारना वो इस ट्रेडिंग कन्वेंशन के लिए इकट्ठा ही नहीं होते। चोर चोर मौसेरे भाई मियाओ मिंगशन के साथ जुड़े गू इमोटल्स भी आम नहीं थे। ये कहा जा सकता था कि ये छोटा सा ट्रेडिंग कन्वेंशन ईस्टर्न सी के एक्सपर्ट्स की एक रेयर गैदरिंग थी। दूसरे गू इमोटल के बाद तू वो ऊपर गया। मेरे पास एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट क्वीन टोड है। यह रैंक 6 और उससे नीचे के सभी बड़े टोड्स को कमांड कर सकती है। अगर अच्छे से पाला जाए तो यह एंस्लेवमेंट पाथ इमोटल गू भी नर्चर कर सकती है। कोई इंटरेस्टेड है? क्वीन टोड के पास बहुत सारे एंस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स थे, लेकिन तुओ का ट्रांजैक्शन फेल हो गया। चौथा गू इमोटल मेन चीसी के सुराग ढूंढ रहा हूं। क्या किसी को पता है कि किसी को कैसे ढूंढें और उसके अंदर कैसे जाएं? मैं इससे जुड़ी जानकारी के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हूं। जानकारी का भी ले दे हो सकता था, लेकिन मौजूद गू इमोटल्स शांत रहे। ये ट्रांजैक्शन भी फेल हो गया। चीसी ईस्टर्न सी का एक खास और रहस्यमय समुद्री इलाका था। मौजूद गू इमोटल्स को शायद इसके बारे में पता ना हो, या कुछ को पता हो लेकिन वो ट्रेड नहीं करना चाहते थे। गू इमोटल्स एक एक करके ऊपर जाते रहे। पहला राउंड खत्म होने वाला था। फैंग युआन आखिरी था और मियाओ मिंग शेन आखिरी से पहला। वो ऊपर गया। मेरे पास एक रैंक 7 डिविनेशन टॉर्टस शेल इमोटल गू है, कोई ट्रेड करना चाहता है? फैंग युआन ने ये सुना और उसकी इन्हीं चमक उठी।
चैप्टर 1298 ट्रेडिंग गू ट्रेडिंग कन्वेंशन चल रहा था। इस ट्रेडिंग कन्वेंशन के होस्ट होने के नाते मियाओ मिंगशन को असल में स्टेज पर आने वाला आखिरी इंसान होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फैंग युआन शामिल हो गया, वो आखिरी इंसान बन गया। मियाओ मिंगशन ऐप ट्रेड करने वाला आखिरी से पहला इंसान था। इस मामले में फैंग युआन मियाओ मिंगशन की बेहतरीन इंटरपर्सनल स्किल्स देख सकता था। जिन गू इमोर्टल्स को पहले ट्रेड करने का मौका मिलता, उन्हें ज्यादा फायदा होता। मियाओ मिंगशन आखिरी इंसान के रूप में सबके प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहा था, लेकिन वो फैंग युआन को अपने से पहले नहीं रख सकता था। ये नियमों के खिलाफ था। नए लोगों को आखिरी में ही आना होता था। अगर वो इसके खिलाफ जाता तो सब नाखुश हो जाते। आखिरकार मियाओ मिंगशन इस सेशन का होस्ट था, लेकिन अगले सेशन का क्या? इंटरपर्सनल स्किल्स कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बस लोगों से बातचीत करते वक्त आपका रवैया था। मियाओ मिंगशन को इस पर अच्छी पकड़ थी। वो जिन लोगों से मिलता था, उन्हें अपने प्रति दोस्ताना महसूस कराता था। लेकिन फैंग युआन का दिमाग मियाओ मिंगशन पर नहीं था। उसकी निगाहें चमक रही थी जब वो मियाओ मिंगशन के हाथ में पकड़े इमोर्टल गू को देख रहा था। रैंक 7 डिविनेशन टॉर्टस शेल गू। फैंग युआन बुरी तरह से आकर्षित हो गया था। क्यों? क्योंकि फैंग युआन के पास ऐसे कई मेथड्स थे जिन्हें वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जैसे कि एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन या रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। अगर वो इस्तेमाल किए जाते तो फैंग युआन को यह सुनिश्चित करना पड़ता कि कोई जिंदा ना बचे, वरन उसके बारे में इंटेलिजेंस लीक हो जाती और गू इमोर्टल्स उसके बारे में और जानकारी निकाल पाते। वो एक कोने में धकेल दिया जाता। ये काफी अजीब सिचुएशन थी, सच में। जैसे जैसे फैंग युआन मजबूत होता जा रहा था, उसकी पैदा की हुई प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती जा रही थी। शैडो सेक्ट, हेवनली कोर्ट, लॉन्जेविटी हेवन। अपने दुश्मनों और विरोधियों को देखे तो सभी विशाल ताकतें थी। हाल ही में उसने ओल्ड एंसेस्टर जूहू से भी दुश्मनी मोल ले ली थी, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 रैंक 8 था। इसलिए फैंग युआन पर बहुत प्रेशर था। वो अभी तक रैंक 9 तक नहीं पहुंचा था। सिर्फ रैंक 9 पहुंचने के बाद हाई फैंग युआन खुलेआम अपनी पहचान जाहिर कर सकता था, कोई उस रोक नहीं पाता। रैंक 9 तक पहुंचने से पहले भले हाई फैंग युआन रैंक 8 तक कल्टिवेट कर ले, लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे। फिलहाल रैंक 7 फैंग युआन को लो प्रोफाइल रहना था, उस भेस बदलना था और तेजी से कल्टिवेट करके ताकत जमा करनी थी। वो ये है बनने में एक कमजोरी है, या कहूं मुझ में एक कमी है। फैंग युआन जब वो ये है के रूप में होता तो लड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो असली वो ये है नहीं था। वो ये है कि सोल सर्च करने के बाद फैंग युआन को पता चला कि वो ये है के पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव्स थे। एक कोरल फॉर्म था, एक सीगल फॉर्म और तीसरा एक कछुआ। पहले रीजनल वॉल की लड़ाई के दौरान वो ये है ने खुद को बचाने के लिए कछुए का रूप ले लिया था। फैंग युआन को साफ याद था कि वो एक हॉर्न डिवाइन टॉर्टस था, एक कठोर शेल वाला एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट। ईस्टर्न सी के एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स में इस मामले में वो टॉप 10 में था। असल में यह वो ये है कि इमोर्टल एपर्चर से देखा जा सकता था। वो ये है का इमोर्टल एपर्चर एक समुंदर था। उसके अंदर 3 तरह के जीव द समुद्री कछुए और टॉर्टसेस, जिसमें एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट हॉर्न डिवाइन टॉर्टस था, कोरल्स जिसमें एंशिएंट डेसोलेट प्लांट साइलेंट कोरल था, और सीगल्स जिसमें डेसोलेट बीस्ट व्हाइट लेटर ब्लू फेदर सीगल था। एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमोर्टल के रूप में वो अक्सर उन्हीं प्रजातियों को पालता था जिनमें वो ट्रांसफॉर्म होता था। पहली बात, ये जीव ऐसे रिसोर्सेज द जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेशन में मदद कर सकते थे। जैसे वो ये है ने हॉर्न डिवाइन टॉर्टस पाले द, अगर यूज फ्यूचर में किसी इमोर्टल गू की जरूरत पड़ती तो वो इन हॉर्न डिवाइन टॉर्टसेस को मारकर यूज रिफाइन कर सकता था। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमोर्टल्स को अनजीवों की साफ समझ होनी चाहिए जिनमें वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, ताकि उनकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ सके। उन्हें इमोर्टल एपर्चर में पालने से वो अनजीवों को ऑब्जर्व कर सकते थे और आखिरकार बेहतर बैटल स्ट्रेंथ के साथ यथार्थवादी ट्रांसफॉर्मेशंस कर पाते। जहां तक फैंग युआन का सवाल था, ये सिर्फ एक मेथड था। फैंग युआन का ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल ड्रीम रेल्म्स और ट्रिब्यूलेशन से बड़ा था। एक बार जब उसका अटेनमेंट लेवल बढ़ जाता तो यह कल्टिवेशन के इन सभी पहलुओं को प्रभावित करता, इसमें यह भी शामिल था। इसलिए फैंग युआन ने बहुत सारी मुसीबतों से बच गया। वो लंबे समय के ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस को स्किप कर सकता था। अगर मुझे ये इमोर्टल गू मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत काम का होगा। फैंग युआन जैसे जैसे सोचता गया और ज्यादा आकर्षित होता गया। डिविनेशन टॉर्टस एक विजडम पाथ एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट था। उसमें एक ही काबिलियत थी, डिडक्शन से बचाना।
कई गू इमोटल्स इस एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट को पकड़ना चाहते थे, लेकिन विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके इसकी लोकेशन डिड्यूस करना बहुत मुश्किल था। अगर फैंग युआन एक डिविनेशन टॉर्टस बन जाता तो यह यूज ट्रैवल करते वक्त बहुत मदद करता। इससे उसने निष्कर्ष निकला कि ये इमोर्टल गू बेहद उपयोगी था, या कहूं तो ये जरूरत से ज्यादा उपयोगी था। दूसरों के लिए रैंक 7 डिविनेशन टॉर्टस शेल इमोर्टल गू शायद बेकार हो। आखिरकार ये सिर्फ पीठ की रक्षा कर सकता था, लेकिन अगर किसी को इसकी डिटेक्शन प्रिवेंशन एबिलिटी चाहिए होती तो ये दूसरे मेथड्स जितना असरदार नहीं था, इसलिए इसका इस्तेमाल कम था। और वैसे भी एक गू इमोर्टल को हर वक्त डिडक्शंस का सामना क्यों करना पड़ेगा? क्या सब लियू गुआनयी थे? लेकिन फैंग युआन अलग था। वो अब 5 रीजन्स में बेहद मशहूर था, यहां तक कि उसकी फर्जी पहचान भी। इसके अलावा फैंग युआन एक डिविनेशन टॉर्टस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाओ मार्क्स का इस्तेमाल कर सकता था। यह एक इमोर्टल किलर मूव था। डिडक्शन से बचाने की काबिलियत अकेले डिविनेशन टॉर्टस शेल इमोर्टल गू इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा मजबूत होती। फैंग युआन ने आसपास देखा, जिससे उस खुशी हुई वो ये था कि ये लोग इस इमोर्टल गू में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। इमोर्टल गू के सौदे सिर्फ एक्सचेंज के जरिए ही होते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इमोर्टल गू यूनिक होते थे, उनकी कीमत आसानी से तय नहीं की जा सकती थी। इमोर्टल गू की कीमत पूरी तरह से इंसान पर निर्भर करती थी। वही इमोर्टल गू किसी के लिए बोझ हो सकता था। आखिरकार इमोर्टल गू को खिलाने का खर्चा बहुत ज्यादा था, लेकिन दूसरों के लिए वो उस पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, मिलने पर यूज खजाने की तरह रखते। इमोर्टल गू, सोचना भी मत कि वो पहले राउंड में हाई इमोर्टल गू ट्रेड कर रहा है। गू इमोर्टल्स ने आहें भरी, वो धीरे से बोले, लेकिन अपनी जगह पर बैठे रहे, हिले तक नहीं। मियाओ मिंग शेन मुस्कराया। इसकी उम्मीद थी। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमोर्टल्स कम द मौजूद लोगों में सिर्फ छू यिंग हाई था, और शायद छू यंग भी इस इमोर्टल गू में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमोर्टल्स आमतौर पर 2 या 3 ट्रांसफॉर्मेशंस कल्टिवेट करते द ज्यादा करना बेकार था, जब तक उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का सार चेंज फॉर्म इमोर्टल गू ना हो जो उन्हें किसी भी रूप में बदलने की इजाजत दे। लेकिन मियाओ मिंग शेन का ऐसा करने के पीछे एक मकसद था। वो इस ट्रेडिंग कन्वेंशन का होस्ट था। अगर खबर फैलती कि पहले राउंड में हाई एक इमोर्टल गू का ट्रेड हुआ है, तो इससे इस ट्रेडिंग कन्वेंशन का स्टेटस बढ़ जाता। ये ज्यादा अमीर गू इमोर्टल्स को यहां आकर्षित करता। मैं इस इमोर्टल गू के लिए ट्रेड करने को तैयार हूं। फैंग युआन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। तुरंत गू इमोर्टल्स ने हैरानी से फैंग युआन की तरफ देखा। मियाओ मिंग शेन थोड़ा सा चौंका, फिर संभालते हुए और भी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं जानना चाहता हूं कि आप बदले में क्या चाहेंगे? फैंग युआन ने पूछा। मियाओ मिंग शेन हंसा। छू यिंग, ये तुम्हारा पहला ट्रेडिंग कन्वेंशन है और तुम मेरे बेनिफैक्टर हो। ऐसा करते हैं, मेरे लिए इस इमोर्टल गू का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, हम किसी भी चीज से ट्रेड कर सकते हैं। इस बार फैंग युआन चौंका। यूज उम्मीद नहीं थी कि मियाओ मिंग शेन ऐसी आसान शर्त रखेगा। लेकिन इसके बावजूद इमोर्टल गू के ट्रांजैक्शंस सिर्फ इमोर्टल गू से हाई हो सकते थे, दूसरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। फैंग युआन ने सोचा, मेरे पास फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ इमोर्टल गू है। डील। फैंग युआन अपनी बात पूरी करता, उससे पहले हाई मियाओ मिंग शेन बिना हिचकिचाए मान गया। फैंग युआन खुद को मियाओ मिंग शेन को देखने से रोक नहीं पाया। उस समझ आया कि यह आदमी ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल वर्ल्ड में इतना आगे कैसे बढ़ रहा था। वो एक अकेला इमोर्टल था, लेकिन उसके पास कई गू इमोर्टल्स थे जो उसके प्रति इतने वफादार थे। लेकिन कुछ बातें साफ करनी जरूरी थी। वो कड़वाहट से मुस्कुराया। दोस्त, मैं आपके इरादों की तारीफ करता हूं, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मेरा फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ इमोर्टल गू सिर्फ रैंक 6 है। मियाओ मिंग शेन का चेहरा बदल गया। दूसरे इमोर्टल्स के चेहरे भी गंभीर हो गए। वो फैंग युआन को अजीब नजरों से देखने लगे। फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गू था, जबकि डिविनेशन टॉर्टस शेल इमोर्टल गू ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का स्ट्रेंथ पाथ का जमाना जा रहा था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पथ अभी भी पॉपुलर और स्ट्रांग था। दोनों के बीच फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ इमोर्टल गू पहले से हाई डिविनेशन टॉर्टस शेल इमोर्टल गू से कम कीमती था, और अब फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ सिर्फ रैंक 6 का था। एक रैंक 6 इमोर्टल गू और रैंक 7 इमोर्टल गू को कैसे ट्रेड किया जा सकता था? वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क था। चैप्टर 1299 अनदर ट्रेड। एक रैंक 6 इमोर्टल गू को रिफाइन करने की मुश्किल एक रैंक 7 इमोर्टल गू को रिफाइन करने से बहुत अलग थी।
फैंग युआन रैंक 6 फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को रैंक 7 डिविनेशन टॉर्टस शेल इमॉर्टल गू से बदलना चाहता था। अगर अच्छे शब्दों में कहीं तो वो सपने देख रहा था, लेकिन साफ साफ बोले तो वो कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा था। वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। इस फायदा उठाने में एक अपमान का एहसास भी था। उसने मियाओ मिंग शेन को क्या समझ रखा था? क्या यूज बुली करना आसान था, या उसने सोचा था कि बाकी सब बेवकूफ हैं? इसलिए गू इमोटल्स के गंभीर चेहरे समझ में आते थे। फैंग युआन मुस्कुराया। उसने इन इमोटल्स का रवैया और उनके चेहरे देखे। वो समझ गया कि इन लोगों के इमोशंस क्यों बदले। लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या आप एक्सचेंज करेंगे? मियाओ मिंग शेन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तुमने मेरी 2 बार मदद की है, इतना काफी है। दूसरे गू इमोटल्स ने यह सुना और मियाओ मिंग शेन को एक अलग नजर से देखा। उनकी नफरत फैंग युआन के लिए और बढ़ गई। उनमें से एक ने तो ठंडी सांस भी ली, फैंग युआन के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए। फैंग युआन अचानक हंस पड़ा। उसने कहा, सबने कहा है कि लॉर्ड मियाओ मिंग शेन कितने कमाल के हैं। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आज के बाद मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आपका फायदा कैसे उठा सकता हूं? मैं आपको किसी और चीज से कॉम्पनसेट करूंगा, आप जरूर खुश होंगे। ये कहते हुए फैंग युआन ने मियाओ मिंग शेन को चुपके से ट्रांसमिट किया। मियाओ मिंग शेन ने यह सुना और उसका चेहरा बदल गया। वो उत्तेजित हो गया। छू यिंग, क्या तुम सीरियस हो? हाँ हाँ हाँ, चलो अभी डील करते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ। फैंग युआन फिर से हंसा। माफ करना, हमें ये ट्रांजैक्शन अकेले करना होगा, मियाओ मिंग शेन ने कहा जब फैंग युआन गुफा से बाहर निकलने के लिए उसके पीछे हो लिया। वो ट्रांजैक्शन के लिए बाहर गए। उसके बाद दोनों चेहरों पर मुस्कान लिए वापस आए। फैंग युआन रिलैक्स था, जबकि मियाओ मिंग शेन खुशी से मुस्कुरा रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब चल रहे थे। हर कोई बता सकता था कि उनका रिश्ता और गहरा हो गया था। बैठने के बाद मियाओ मिंग शेन ने फैंग युआन के आगे हाथ जोड़े। मैं आपका तीसरा एहसान भी मानता हूं। आपका अंदाज वाकई शानदार है। यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था, कोई एहसान नहीं। फैंग युआन बहुत विनम्र था। इन शब्दों ने गू इमोटल्स को बहुत उलझन में डाल दिया। तुरंत वो अंदाजा लगाने लगे, छू यिंग ने फर्क को पूरा करने के लिए क्या ट्रेड किया और मियाओ मिंग शेन को इतना खुश कर दिया। मियाओ मिंग शेन बैठ गया, लेकिन फैंग युआन नहीं। इस ट्रांजैक्शन के बाद फैंग युआन की बारी थी। वो प्लेटफॉर्म पर चला गया। उस देखने वाले इमोटल्स की निगाहें अब अलग थी। वो गंभीर और यूटीएसयू के द जांचने के इरादे से। साथ ही वो इस बात को लेकर यूटीएसयू के द की फैंग युआन क्या ऑफर करने वाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फैंग युआन को नहीं जानते द, वो एक अजनबी था। फैंग युआन के ऑफर के अनुसार वो उसके बारे में कुछ जानकारी का अंदाजा लगा सकते थे, जैसे कि उसके पास कौन से इमॉर्टल मटेरियल्स भरपूर मात्रा में थे। वो अक्सर उनके अपने ब्लेस्ड लैंड्स में पैदा होते थे। इस तरह कुछ इंटेलिजेंस डिड्यूस की जा सकती थी, जैसे कि फैंग युआन का इमॉर्टल एपर्चर कितना डेवलप्ड था और उसके अंदर किस तरह के डाउ मार्क्स थे। अगर एक या दो खराब एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट की लाशें होती, तो वो अक्सर गू इमॉर्टल की लड़ाई की जीत होती। अगर इमॉर्टल एपर्चर में पाला गया एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट मर जाता, तो लाश खराब नहीं होती। ऐसी लाशें इमॉर्टल्स को फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ का एक कालन करने में भी मदद करती। गू इमॉर्टल्स इंटेलिजेंस इकट्ठा करने पर बहुत ध्यान देते थे। इस मामले में इंफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स को सबसे ज्यादा फायदा था। लेकिन फैंग युआन ने जो निकाला, उसने उन्हें हैरान कर दिया। सब लोग देखिए, ये एक बोन पाथ रैंक 6 इमॉर्टल गू है, बोन स्पाइक। मुझे ये इत्तेफाक से मिला, लेकिन मैं बोन पाथ गू इमॉर्टल नहीं हूं। मैं इससे ट्रेड करना चाहता हूं। क्या कोई ये चाहता है? बदले में मुझे क्या चाहिए? इस मामले में मैं लॉर्ड मियाओ मिंग शेन की तरह हूं, मेरी कोई खास पसंद नहीं है। फैंग युआन मुस्कुराया। फिर से एक इमॉर्टल गू। ये पहला राउंड है और असल में 2 इमॉर्टल गू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये छू यिंग काफी अमीर है। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल है, लेकिन उसके पास दूसरे पाथ्स के 2 इमॉर्टल गू हैं। पहला ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन ये वाला शायद सफल ना हो। यहां कोई बोन पाथ गू इमॉर्टल नहीं है। गू इमॉर्टल्स आपस में चुपके से बात कर रहे थे। वो एक दूसरे के करीब थे। कोई नहीं? फैंग युआन ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई गू इमॉर्टल नहीं बोला। यूज कोई निराशा नहीं हुई। रैंक 7 इमॉर्टल गू डिविनेशन टॉर्टस शेल इस ट्रेडिंग कन्वेंशन में आने लायक था। जैसे हाई फैंग युआन नीचे उतरने वाला था, एक आवाज आई, रुको, मुझे लगता है हम इस इमॉर्टल गू से ट्रेड कर सकते हैं। इमॉर्टल्स ने मुड़कर देखा।
वो वुमा यांग था। अजीब बात है, वो एक डार्क पाथ गू इमोर्टल है, यूज बोन पाथ इमोर्टल गू क्यों चाहिए? ये सवाल सबके दिमाग में आया। बोन स्पाइक इमोर्टल गू का डार्क पाथ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर वुमा यांग के पास कोई इमोर्टल किलर मूव था जिसे बोन स्पाइक इमोर्टल गू की जरूरत थी, तो उसके लिए इस इमोर्टल गू को चाहना मुमकिन था। सबके अपने राज होते हैं, भले हाइगू इमोर्टल्स उलझन में थे, उन्होंने अपने सवालों को दबाए रखा और चुपचाप देखते रहे। कोई गू इमोर्टल है जो बोन स्पाइक इमोर्टल गू चाहता है? फैंग युआन भी उत्सुक था। उसने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि आप बदले में क्या देना चाहेंगे? वुमा यांग ने तेवर चढ़ाए। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर दांत पीसते हुए बोला, मैं इस इमोर्टल गू को ट्रेड करूंगा। उसने इस इमोर्टल गू को डिस्प्ले किया। ये एक रैंक 6 इमोर्टल गू था, बोन स्पाइक इमोर्टल गू के हाई रैंक का। गू इमोर्टल्स देख ही रहे थे कि कोई चिल्लाया, यह तो डे इमोर्टल गू है। सही कहा, यह था रैंक 6 टाइम पाथ डे गू। फैंग युआन हैरान रह गया। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, यह ट्रेडिंग कन्वेंशन वाकई लायक था। फैंग युआन अंदर ही अंदर खुश हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे हाई फैंग युआन ने इस इमोर्टल गू को देखा, यूज वो चाहिए था। वजह? क्योंकि उसके पास ही फैन की सच्ची विरासत थी। उसके पास रैंक 7 ईयर गू, आफ्टर इमोर्टल गू, और ईयर्स फ्लो लाइक वाटर था, साथ हाई टाइम पाथ के इमोर्टल किलर मूव्स का एक पूरा झुंड। यूज याद था कि यूएस सच्ची विरासत में ही फैन लगातार इमोर्टल लेवल डे गू और मंथ गू के बारे में बात कर रहा था। यूज वो 4 इमोर्टल किलर मूव्स याद, द डेज पास लाइक ईयर्स और बाकी सब। अगर विरासत पाने वाला इमोर्टल लेवल डे गू या मंथ गू हासिल कर लेता है, तो इन 4 इमोर्टल किलर मूव्स को इतने सारे मॉर्टल डे गू और मंथ गू खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, असर भी बहुत बढ़ जाएगा। ये शब्द ही फैन की सच्ची विरासत में दर्ज थे। फैंग युआन ने ये देखा और उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो हद से ज्यादा एम्बिशियस नहीं था, ये गू यूज संतुष्ट करने के लिए काफी था। लेकिन किस्मत बहुत रहस्यमयी थी। जब फैंग युआन ने इमोर्टल लेवल डे गू और मंथ गू पर कोई ध्यान नहीं दिया था, डे गू उसके सामने ऐसे ही आ गया। चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। भले हाई मेन टाइम पाथ से वाकिफ नहीं हूं, बोन स्पाइक इमोर्टल गू को खिलाना यकीनन एक बोझ है। फैंग युआन ने कहा, मेरा डे गू रिवर ऑफ टाइम का पानी पीता है, इसमें खिलाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इस इमोर्टल गू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं इसे बोन स्पाइक इमोर्टल गू के बदले ट्रेड कर लूं तो बेहतर है, अपने इमोर्टल किलर मूव्स में जोड़ने के लिए। वुमा यांग ने कहा। दोनों ने जल्दी से ट्रेड कर लिया। दोनों इमोर्टल गू के अंदर की ओरिजिनल विल्स निकल गई जब दूसरी पार्टी का इमोर्टल एसेंस अंदर गया। इमोर्टल एसेंस के अंदर गू इमोर्टल की विल हाई गू को रिफाइन करने की असली चाबी थी। अगर धरती की भाषा में कहें तो विल्स गू वॉर्म्स के लिए एक प्रीसेट प्रोग्राम की तरह थी। विल्स सोच सकती थी, जंगली गू वॉर्म्स की अपनी विल्स होती थी। जंगली इमोर्टल गू को रिफाइन करना बस गू इमोर्टल की विल को इमोर्टल एसेंस के साथ इस्तेमाल करके यूएस जंगली विल को मिटाना था। जंगली विल्स में जीने की प्रवृत्ति होती थी, वो खुद को नाश नहीं कर सकती थी, इसलिए भले हाई गू इमोर्टल्स के लिए इमोर्टल गू को रिफाइन करना मुश्किल था, यह रिस्क भरा नहीं था। दूसरे लोगों के इमोर्टल गू अलग थे। एक गू इमोर्टल की विल जंगली विल से बहुत अलग थी। किसी और के इमोर्टल गू को जबरदस्ती रिफाइन करने की कोशिश करने से वो सिर्फ नाश हो जाएगा। जैसे कि फैंग युआन अपने इमोर्टल गू को सिर्फ एक खास विल सेट करके वापस बुला सकता था। मूल रूप से सभी गू इमोर्टल्स किसी दूसरे इंसान को अपने इमोर्टल गू को सीधे रिफाइन करने की इजाजत नहीं देते। जैसे ही ऐसा होता, इमोर्टल गू के अंदर की विल गू वर्म को नाश कर देती। जब तक कि विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके इमोर्टल गू की विल को दबाया ना जाए। लेकिन आमतौर पर उस एक झटके में पूरी तरह दबाना मुश्किल होता। एक छोटी सी गलती से इमोर्टल गू नाश हो जाता। ठीक इसी वजह से भले हाई फैंग युआन ने ही चेन को पकड़ लिया था, यूज डार्क एरो इमोर्टल गू नहीं मिला। और इसी वजह से भले हाई फैंग युआन और ही लूलैन का अलायंस एग्रीमेंट खत्म हो गया था, वो सीधे एटीट्यूड गू को रिफाइन नहीं कर सकता था, ये एक प्रॉब्लम थी। चैप्टर 1300 रिफाइनिंग एटीट्यूड गू। ये वाला ट्रेडिंग कन्वेंशन बहुत अलग है। सही कहा, ये सच में नॉर्मल नहीं है। हमारे आम ट्रेडिंग कन्वेंशंस में भले हाई इमोर्टल गू ट्रेड्स होते हैं, वो पहले राउंड में नहीं आते। पारंपरिक रूप से इमोर्टल गू को ट्रेड करना मुश्किल था। ट्रेडिंग कन्वेंशन के ZYA डिटार सदस्यों के पास सीमित मौके होते थे, इसलिए वो आमतौर पर उन चीजों को आखिर में रखते थे जिनके ट्रेड होने की संभावना कम होती थी। इसलिए भले ही वो अपने इमोर्टल गू को ट्रेड करना चाहते हों,
गू इमोर्टल्स आखिरी कुछ राउंड्स में ऐसा करना चुनते थे। यह ट्रेडिंग कन्वेंशंस में आम बात थी, लेकिन इस बार मामला अलग था। ना सिर्फ पहले राउंड में एक इमोर्टल गू का ट्रेड हुआ, बल्कि ये 2 बार हुआ। और सबसे जरूरी बात, दोनों बार सफल रहा। और इन दोनों ट्रांजैक्शंस में फैंग युआन ने एक अहम भूमिका निभाई। भले ही वो पहली बार किसी ट्रेडिंग कन्वेंशन में आया था, मौजूद गू इमोर्टल्स ने इस नए आए छू यंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ए फ्लैट, हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे, फेरी टोंग हुआ, प्लीज, मियाओ मिंग शेन ने कहा। वो बहुत खुश था। ट्रेडिंग कन्वेंशन अभी शुरू ही हुआ था और इमोर्टल गू पहले हाई ट्रेड हो चुके थे। ये नतीजा उसकी बहुत मदद करेगा जब वो ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल वर्ल्ड में घूमेगा। टोंग हुआ प्लेटफॉर्म पर गई। वो एक और तरह का डेसोलेट बीस्ट ट्रेड करना चाहती थी। लगता है वो अपना ब्लेस्ड लैंड डेवलप करने की कोशिश कर रही है। फैंग युआन, जो मियाओ मिंग शेन के बगल में बैठा था, उससे बोला। मियाओ मिंग शेन मुस्कुराया। भाई छू, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन फेरी टोंग हुआ ने हाल ही में एक ट्रिब्यूलेशन पार किया है। तो ये बात है। फैंग युआन समझ गया। एक गू इमोर्टल के ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद उनके इमोर्टल एपर्चर के रिसोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचता था, लेकिन उन्हें बहुत सारे डाउ मार्क्स भी मिलते थे। ये नए डाउ मार्क्स इमोर्टल एपर्चर के माहौल को बदल देते, जिससे वो अलग अलग तरह के रिसोर्सेस के लिए ज्यादा अनुकूल हो जाता। इसलिए फेरी टोंग हुआ ने इस कन्वेंशन में हर तरह के रिसोर्सेस के लिए ट्रेड करने की कोशिश की, उन्हें अपने इमोर्टल एपर्चर में डेवलप करने की प्लानिंग करते हुए। यह इमोर्टल टोंग हुआ बहुत अमीर है। ना सिर्फ उसका इमोर्टल एपर्चर अच्छे से मैनेज किया गया है, बल्कि उसका अपना एक समुद्री इलाका भी है, जिसे रेनबो अरोरा सी कहते हैं। जब भी सुबह या शाम होती है, समुद्री इलाके के ऊपर ऑरोरा लाइट चमकती है। आसमान के साथ मिलकर यह बेहद खूबसूरत होता है। ये समुद्री इलाका ज्यादा दूर नहीं है। ट्रेडिंग कन्वेंशन खत्म होने के बाद फेरी टोंग हुआ सबको अपने समुद्री इलाके पर एक गैदरिंग के लिए इनवाइट करेगी। तब तक भाई छू हमारे साथ चल सकते हैं। मियाओ मिंग शेन ने फैंग युआन को टोंग हुआ के बारे में कुछ जानकारी देते हुए कहा। फैंग युआन को उसके बारे में और समझ आए, तो मैं आपको रिकमेंडेशन के लिए शुक्रिया कहूंगा। सच कहूं तो मैं उसके लाइट शाइन फंगस में इंटरेस्टेड हूं। फैंग युआन ने सीधे कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मियाओ मिंग शेन एक ऐसा इंसान था जो जानता था कि किसी से कैसे बात करनी है। उसने खुशी खुशी ये काम ले लिया। इमोर्टल गू के ट्रेड के बाद फैंग युआन के साथ उसका रिश्ता काफी सुधर गया था। फैंग युआन जानता था कि मियाओ मिंग शेन का रवैया क्यों बदला था। वजह और कोई नहीं, लाइफ स्पैन गू थी। जो चीज मियाओ मिंग शेन को आकर्षित कर सकती थी, वो बिना शक लाइफ स्पैन गू थी। फैंग युआन ने एक रैंक 6 इमोर्टल गू को एक रैंक 7 इमोर्टल गू के लिए ट्रेड किया, और उसने एक गिरते हुए स्ट्रेंथ पाथ गू का इस्तेमाल किया। लेकिन मियाओ मिंग शेन ट्रांजैक्शन से बहुत संतुष्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग युआन ने फर्क को पूरा करने के लिए 100 साल का लाइफ स्पैन गू इस्तेमाल किया था। लाइफ स्पैन गू सिर्फ एक मोर्टल गू था, लेकिन यह सच में बहुत रेयर था। कई गू इमोर्टल्स उन्हें अपने पास रखते थे और ट्रेड करने से माना कर देते थे। वो इन लाइफ स्पैन गू को यूएस समय के लिए बचाकर रखते थे जब उन्हें सच में इसकी जरूरत पड़ती। मियाओ मिंग शेन की उम्र अभी खत्म होने के करीब नहीं थी, लेकिन उसके पास ज्यादा बची भी नहीं थी। इसलिए वो रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी ढूंढ रहा था। वो उम्र बढ़ाने के कुछ तरीके ढूंढना चाहता था। फैंग युआन के पिछले जीवन के 500 सालों में मियाओ मिंग शेन ने अंदर लाइफ स्पैन गू ढूंढने के लिए ब्लू ड्रैगन वेल में कई बार प्रवेश किया था। फैंग युआन ने यूज लाइफ स्पैन गू ऑफर किया। मियाओ मिंग शेन इससे खुश क्यों नहीं होता? इसके अलावा फैंग युआन ने 100 साल का लाइफ स्पैन गू निकाला। इसका क्या मतलब था? मियाओ मिंग शेन बेवकूफ नहीं था। उसने सोचा, इसका मतलब है कि छू यंग के पास और लाइफ स्पैन गू हैं, वरन वो उन्हें इतनी बेफिक्री से क्यों इस्तेमाल करता? इसलिए मियाओ मिंग शेन फैंग युआन के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह फैंग युआन का इरादा था। फैंग युआन के इरादे और गहरे थे। ब्लू ड्रैगन वेल। अपने पिछले जीवन की जानकारी के अनुसार फैंग युआन को इस मौके के बारे में मियाओ मिंग शेन से कहीं ज्यादा समझ थी। ट्रांजैक्शंस जारी रहे। दूसरे राउंड के दौरान गू इमोर्टल्स एक एक करके ऊपर गए और उनके ज्यादातर ट्रांजैक्शंस सफल रहे। जल्द ही फैंग युआन की बारी आई। इमोर्टल गू वुमेन्स हार्ट। फैंग युआन इस रैंक 6 इमोर्टल गू को ट्रेड करने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। माफ करना, कुछ हो गया है सब लोग, मुझे जल्दी जाना होगा, फैंग युआन ने कहा। गू इमोर्टल्स CHAU का गए। यह ट्रेडिंग कन्वेंशन एक रेयर मौका था,
ये सोचना कि फैंग युआन अब हार मान रहा है। लेकिन ट्रेडिंग कन्वेंशन कोई बंधित इवेंट नहीं था। अगर फैंग युआन जाना चाहता था तो ठीक था, वो उस रोक नहीं सकते थे। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मियाओ मिंग शेन ने फैंग युआन को विदा किया। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरी है। ये कितना बुरा हुआ, मेन ट्रेडिंग कन्वेंशन मिस कर रहा हूं। फैंग युआन ने आ भरी। मियाओ मिंग शेन ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो, जब ऐसा ट्रेडिंग कन्वेंशन फिर से होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं आपको पहले से ही शुक्रिया कहता हूं, अलविदा। फिर मिलेंगे। फैंग युआन बादलों में उड़ गया, नजरों से ओझल हो गया। मियाओ मिंग शेन ने आ भरी। फैंग युआन को ओझल होते देख वो मुड़ा और गुफा में वापस चला गया। बादलों में उड़ते हुए फैंग युआन का चेहरा अजीब था। वो पहले इसलिए चला गया था क्योंकि एक विजडम पथ के महान एक्सपर्ट ने अचानक उसकी लोकेशन डिड्यूस करने की कोशिश की थी। डार्क लिमिट से मिली पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। अब इस बड़े खर्चे के साथ फैंग युआन को ट्रेडिंग कन्वेंशन समय से पहले छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कमबख्त, कौन सा गु इमॉर्टल मुझे डिड्यूस कर रहा है? पता नहीं वो फैंग युआन को डिड्यूस कर रहे हैं या ल्यू गुआनयी को। फैंग युआन को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसके पास थोड़ा और समय होता तो वो शायद वुमेन्स हार्ट इमॉर्टल गु को ट्रेड कर चुका होता। ऐसे मौके बेहद रेयर होते हैं। एक कन्वेंशन के बाद कई गु इमॉर्टल्स कई सालों तक शांत रहते हैं फिर से ट्रेड करने से पहले। जब वो एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया, फैंग युआन ने नए डिविनेशन टॉर्टस शेल इमॉर्टल गु का इस्तेमाल किया, साथ हाई चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु का भी। इमॉर्टल किलर मूव, डिविनेशन टॉर्टस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव्स इतने सरल और सीधे होते थे। क्योंकि उसके पास मॉर्टल गु की मदद की कमी थी, इस किलर मूव का असर उतना शानदार नहीं था। लेकिन चेंज फॉर्म इमॉर्टल गु, इस रामबाण इलाज के कारण, भले ही ट्रांसफॉर्मेशन में डिविनेशन टॉर्टस की कोई बैटल स्ट्रेंथ नहीं थी, फैंग युआन यूज इस्तेमाल कर सकता था। यह डिविनेशन टॉर्टस ट्रांसफॉर्मेशन फैंग युआन को और समय देने के लिए था। थोड़ी देर बाद उसने एक सुरक्षित माहौल ढूंढा और अपना इमॉर्टल एपर्चर रखा। कई दिनों तक वो इमॉर्टल एपर्चर के अंदर ही रहा। उसने सोचना शुरू किया कि वो एटीट्यूड गु को कैसे रिफाइन कर सकता है। भले ही उसके पास दो नए इमॉर्टल गु थे, वो एटीट्यूड गु को रिफाइन करने के लिए उपयोगी नहीं थे। फैंग युआन इस बारे में लाचार था। शायद वुमेन्स हार्ट के लिए तीसरा गु एक उपयुक्त इमॉर्टल गु हो सकता था। लेकिन फैंग युआन ने यह मौका गंवा दिया। उस कुछ समय के लिए इमॉर्टल एपर्चर के अंदर रहना था ताकि डार्क लिमिट फिर से इस्तेमाल किया जा सके। तब तक ट्रेडिंग कन्वेंशन खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ लंग या ब्लेस्ड लैंड से इमॉर्टल गु उधार ले सकता हूं। फैंग युआन के पास एक बैकअप प्लान था, लेकिन यह एक दूसरा तरीका था। सबसे अच्छी सिचुएशन यह होती कि फैंग युआन इसे खुद ही सुलझा लेता। इमॉर्टल गु उधार लेना एक व्यवहारिक प्लान नहीं था। अगर फैंग युआन अपने खुद के इमॉर्टल गु का इस्तेमाल करके एटीट्यूड गु को रिफाइन करने के लिए एक इमॉर्टल किलर मूव डिड्यूस करता, तो ये उसकी बहुत मदद करता। वो इस इमॉर्टल किलर मूव को रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील में भी फ्यूज कर सकता था। सोचो, तब तक रिवर्स फ्लो रिवर फैंग युआन के शरीर के चारों ओर बहेगी और कोई भी इमॉर्टल गु जो अंदर उड़ेगा फैंग युआन द्वारा रिफाइन कर लिया जाएगा। ये कितना आकर्षक था। फैंग युआन का इस बारे में एक लंबा लक्ष्य था। लेकिन अफसोस की बात थी, भले ही वो ट्रेडिंग कन्वेंशन में शामिल हुआ, यूस इस मामले में कोई प्रगति नहीं मिली। लेकिन शुक्र है, लंग या ब्लेस्ड लैंड में रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गु की कोई कमी नहीं थी। ट्रेजर येलो हेवन के जरिए और लंग या सेक्ट के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने के बाद फैंग युआन ने कुछ इमॉर्टल गु उधार लिए। ट्रेजर येलो हेवन में फिर से हंगामा हुआ, लेकिन फैंग युआन के पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल गु का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने एटीट्यूड गु को रिफाइन करने के लिए रिवर्स फ्लो रिवर का इस्तेमाल करके एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया। फैंग युआन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। आधे महीने बाद उसने सफलतापूर्वक एटीट्यूड गु को रिफाइन कर लिया और अब आखिरकार उसके पास ये लेजेंडरी रैंक 8 इमॉर्टल गु था। चैप्टर एंड।